हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट या जिसे एनटीए नेट कहते हैं लॉ का सिलेबस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो नेट एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी होता है। आप बिना नेट एग्ज़ाम दिए भी पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन आप नेट एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपके लिए जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगती है। तो आज हम देखेंगे एनटीए नेट लॉ का सिलेबस जो 2020 नेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल जज का एग्ज़ाम हो। तो शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो का नेट का सिलेबस, जो कि सब्जेक्ट है लॉ का। लॉ का मतलब आप एलएलएम करने के बाद इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो बीएलएलबी के बाद एलएलएम होती है, उसकी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। तो कोड नंबर है 58। तो सबसे पहली यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस। इसमें यूनिट होती हैं सिलेबस में, तो उस यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है। तो सबसे पहली यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें यूनिट है फर्स्ट यूनिट जूरिस्प्रूडेंस के लिए दी गई है। उसमें से भी जूरिस्प्रूडेंस के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं, जैसे कि नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, मतलब आपके लिए सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ने हैं और नेचर पढ़ना है। दूसरे नंबर पर है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें आपके लिए स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेंगे। और नंबर थर्ड पर है लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी मतलब विधि और मोरालिटी आपको पढ़नी है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो राइट्स और ड्यूटीज़ का कंसेप्ट रहेगा। ये आपको मतलब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनके आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे आप तो इनका हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी से तो इजी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ से पूछे जाते हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 5 पर है लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजीशन। और उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो जूरिस्प्रूडेंस में 10 टॉपिक हैं पूरे, जिनसे नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है ग्लोबल जस्टिस और लास्ट में है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसे आधुनिकवाद भी कहते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट फर्स्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट एग्जाम लॉ में। इससे पहले हम यूजीसी नेट लॉ का पेपर देख चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी का पेपर भी देख चुके हैं। आप वो जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। बच्चे सिलेबस नहीं देखते हैं तो वो पूरा पढ़ जाते हैं और उनके मार्क्स भी नहीं आते जितनी वो मेहनत करते हैं। तो आपको सिलेबस इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो प्रीएम्बल है, सबसे पहले आपको प्रीएम्बल पढ़ना है। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो आ सकती है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं आपके सिलेबस में, जिन्हें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य कहते हैं। इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादातर मात्रा में पूछे जाते हैं। और है साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो आपको बता दूं, यूनिट 2 में जो फर्स्ट प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूनिट है तो उसमें भी किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो आपको पढ़ना है केंद्र और राज्य संबंध। आपको पढ़ना है स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बना सकता है, या क्या स्टेट लिस्ट पर केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है जुडिशरी। आपको इसी टॉपिक में है कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जुडिशरी। उसके बाद है आपको इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश से लिए गए हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ही। और साथ ही यह भी पूछा जाता है, जुडिशल रिव्यू से पूछे जाते हैं इमरजेंसी प्रोविजन पर, और राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होता है इमरजेंसी प्रोविजन में, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं इमरजेंसी प्रोविजन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स पढ़ना है। उसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। इनसे डायरेक्टली सेक्शन पूछे जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस सेक्शन में है, सॉरी किस आर्टिकल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है,
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं और आईपीसी सीआरपीसी में सेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं फिलहाल 1 या 2 वर्षों से। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इनसे भी अभी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीएम्बल में केस लॉ पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे जाते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछे जाते हैं। तो जो सेकंड यूनिट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीएम्बल हो, फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो। तो हम अभी तक 2 यूनिट देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यही आपका सिलेक्शन डिफाइन करती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ काफ़ी बच्चों की अभी भी परेशानी बना हुआ है, खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशन आती है, नेचर आता है और बेसिस आता है। इसमें ज़्यादातर जो राइटर रहते हैं या जूरिस्ट रहते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं और उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किस राइटर ने ये कहा है या किसने क्या कहा है। और इंटरनेशनल लॉ में जो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें आपको काफ़ी ध्यान रखना है, सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि WTO काफ़ी चर्चा में रहा था, तो WTO से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछे जाते हैं, जो कस्टम है, कन्वेंशन है, मतलब इसमें ये आ जाता है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड इंटरनेशनल डिस्प्लेस्ड पर्सन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम भी आपको इसी सिलेबस में पढ़ना है। एक्सट्रेडिशन और असाइलम ये वो हैं जिस प्रकार से अभी जो मतलब आश्रय देते हैं एक देश से दूसरे देश में, उस प्रकार से यह है। और एक्सट्रेडिशन मतलब होता है प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण एक संधि होती है 2 देशों के बीच। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रेडिशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज असाइलम। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल में रहते हैं। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिया जाता है WTO कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में डिटेल में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आते हैं। पीसफुल मीन्स होते हैं, मतलब कैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए, नेगोशिएशन क्या इंटरनेशनल डिस्प्यूट कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। सिविल सर्विसेज हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो, सबसे ज़्यादा यह चर्चा में रहा। मेंस एग्जाम तक में है पूछा जा चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कोई कन्वेंशन पूछ लिया जाता है, वियना कन्वेंशन पूछ लिया जाता है, जिनेवा कन्वेंशन पूछ लिया जाता है, हेग कन्वेंशन पूछ लिया जाता है, प्रोटोकॉल पूछ लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का चैलेंजेस पूछ लिया जाता है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है लॉ ऑफ क्राइम्स। इसमें आपको पूरी आईपीसी नहीं पढ़नी है, इसमें स्पेसिफिक उन्होंने दे दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी पढ़ना है, जैसे कि आपको एक्ट सीरियस पढ़ना है, मेंस रिया के वो पढ़ना है, एलिमेंट पढ़ना है, कौन कौन मेंस रिया के एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लायबिलिटी पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पढ़ना है, आपको स्टेज ऑफ क्राइम एंड इंचोइट क्राइम पढ़ना है, अबेटमेंट पढ़ना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ना है जिसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, और अटेम्प्ट भी आपको पढ़ना है। तो आईपीसी में तो इन्होंने काफ़ी आपके लिए पढ़ने को दिया है, जैसे आपको जनरल एक्सेप्शन पढ़ना है, अफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, अफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म पढ़ना है। तो आईपीसी तो लगभग आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जो वो है टॉर्ट। टॉर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉर्ट में आपको नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट पढ़ना है, इनमें इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी पढ़ने हैं, आपको जनरल डिफेंसेस पढ़ने हैं। इनमें ज़्यादातर मैक्सिमम पूछी जाती है, पूछा जाता है कि डैमनम सैन इंजूरिया का मतलब क्या है, या इंजूरियस एंड डैमनम का मतलब क्या है, काफ़ी बार है पूछा जाता है। और इनमें जो केस लॉ पूछे जाते हैं वो हाईली, मतलब ऐसे केस लॉ पूछे जाते हैं जो हाईली मतलब इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी महत्वपूर्ण केस ही पूछे जाते हैं, जनरल केसेस नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको स्पेसिफिक टॉर्ट पूछ लिया जाता है, नेग्लिजेंस पूछ लिया जाता है, न्यूसेंस पूछ लिया जाता है, ट्रेसपास पूछ लिया जाता है और डिफामेशन पूछ लिया जाता है। डिफामेशन सबसे ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है। उसके बाद इसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेज पढ़ना है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़नी है, टोटरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट पढ़ना है। तो ये तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। अब जो दिक्कत की बात है वो है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, इसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ती हैं, कंज्यूमर राइट्स पढ़ना पड़ेगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा सेक्शन भी पढ़ना पड़ता है, सॉरी, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में।
उसके बाद द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 भी इसी यूनिट में शामिल कर दिया गया है। तो ये यूनिट थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि आपको टॉर्ट के साथ साथ और 3 एक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पड़ता है, फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़ना पड़ता है, फिर आपको कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कमर्शियल लॉ की। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो कमर्शियल लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें आपके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो आप जनरली पढ़े ही हुए हैं, ये तो ईजी होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट भी लेकिन साथ में आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी पढ़ना पड़ते हैं। इसके बाद आपको इसमें इंपॉर्टेंट है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको 90-30 का यह एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूछा जाएगा आपके लिए 1881, वो भी इसी यूनिट में रख दिया गया है। कंपनी लॉ आएगी आपके लिए, कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आएगा। पूरा कंपनी लॉ आपको नहीं पढ़ना है, आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है। और कंपनी लॉ में पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति कितने कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है, या मीटिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आप पॉइंट आउट करिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे CSR भी कहते हैं। कई एग्जाम में पूछा भी गया है और कहाँ यह डिफाइंड है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में कब से लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में काफ़ी बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। इसके लिए हम जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें सोर्सेस एंड स्कूल्स आ जाते हैं, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आ जाता है, इसमें मैट्रिमोनियल रेमेडीज आ जाती हैं। तो पूरा फैमिली लॉ आ जाता है जो हम देखते हैं अपने आसपास। तो इसमें डाइवोर्स पूछा जाएगा, थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स पूछी जाएंगी, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आता है, लिव इन रिलेशनशिप आपको पढ़ना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स आ जाएगा, मेंटेनेंस पढ़ना है, डोबर पढ़ना है, स्त्री धन क्या है, और एडॉप्शन कैसे करते हैं, गार्जियनशिप क्या है, एंड एक्नॉलेजमेंट। तो ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको फैमिली लॉ में सक्सेशन पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, बिल क्या है, गिफ्ट क्या है, वक्फ क्या है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बार तो सीधा पूछ लिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में डिफाइंड है, तो यह तो 44 आर्टिकल में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यह काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चर्चा में चल रहा है करंट इवेंट्स में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एज फार एज लॉ एग्जाम एंड नेट एग्जाम इज कंसर्न, so that is the environment and human rights law. So if you prepare environment and human rights law, then your chances for getting success is high. सो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इनमें पूछे जाते हैं। कन्वेंशन पूछ लिए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, या कोई भी ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस प्रकार से प्रोटोकॉल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ या यूनियन कॉन्फ्रेंसेस, यह पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, संविधान से कोई पर्यावरण से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट केस है, चाहे वो MC मेहता हो या MC मेहता वर्सेस कमलनाथ हो, या इस प्रकार से यह केस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है एंड कंट्रोल ऑफ हैजार्डस वेस्ट इन इंडिया, आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ना है, जिसे NGT कहते हैं, 2010 का है। उसके बाद आपको कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ना है, मानवाधिकार पढ़ने हैं। यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रियलिटिज्म पढ़ना है, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स पढ़ने हैं, ग्रुप राइट्स पढ़ने हैं, और प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मतलब आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ना पड़ेगा। 1993 का वो एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। इसके बाद यह यूनिट काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी पढ़ना पड़ेगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी पढ़ना पड़ेगा। तो यह यूनिट थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। अब लास्ट की 2 यूनिट हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं, वो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, जिसे IT लॉ भी कहते हैं। सीधा पूछ लिया गया था कि IT लॉ किस साल का है, तो 2000 का है, और यह मध्य प्रदेश PSC में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थ्योरीज पढ़नी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ने हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पर हुई हैं। आपको कॉपीराइट लॉ भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पेटेंट लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। आपको GI टैग के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, और साइबर क्राइम भी इसी में आ जाता है।
तो इस प्रकार से यह यूनिट रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, तो 10 यूनिट आती हैं पूरी यूजीसी नेट लॉ एग्जाम में अगर आप देना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन का जो पहला पेपर होता है वो सभी को देना होता है, वो एक प्रकार से जनरल पेपर होता है जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आ जाती है, थोड़ी जनरल नॉलेज आ जाती है, इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा आपका जो आ जाता है टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड आप कैसे करेंगे उससे रिलेटेड थ्योरीज वगैरह या पैसेज वगैरह पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो पेपर 2 होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, जैसे आप लॉ से करना चाहते हैं, आप LLM की हैं तो आप लॉ को चुनिए, तो इस प्रकार से आप करते हैं। तो 10 यूनिट रहती हैं, 100 क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो कंपैरेटिव लॉ पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पर हो जाता है। तो इसमें आपके लिए पढ़ना है कंपैरेटिव लॉ पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहाँ चलता है, यूनिटरी कहाँ चलता है, फेडरल कहाँ चलता है, यह भी पूछ लिया जाता है कि इनके फीचर्स क्या हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को क्या पावर हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट को क्या पावर हैं, या यूनिटरी और फेडरल में क्या डिफरेंसेस है, या क्या इंडिया यूनिटरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डिटेल में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि यह असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम है तो इनका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा टफ होता है। उसके बाद मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं फेडरलिज्म पर, जिसमें USA, कनाडा एंड इंडिया, इन्होंने पर्टिकुलर दिया है कि इसमें आपके लिए USA पढ़ना पड़ेगा, कनाडा पढ़ना पड़ेगा और इंडिया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रूल ऑफ लॉ डाइसी का थोड़ा डिटेल में पढ़ने पड़ सकता है। इसके बाद फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव वर्जन आ जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को डिटेल में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसमें इंडिया, UK और USA और फ्रांस, आप 4 देशों को वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से थोड़े केस लॉ पूछे जाते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म पूछ लिया जाता है, इंडिया, UK, USA में क्या डिफरेंसेस है यह भी पूछ लिया जाता है, मैच द कॉलम में इन्हें पूछ लिया जाता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिया, USA, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस पूछ लिया जाता है, अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया में कैसे होता है, USA में क्या है, अफ्रीका में क्या है, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद ओम्बड्समैन, जैसे लोकायुक्त या कुछ लोकपाल कहते हैं, शायद मुझे क्लियर नहीं है, हिंदी मीडियम वालों आप चेक कर लीजिए। तो स्वीडन, UK एंड इंडिया आपको पढ़ना है। उसके बाद ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पढ़ना है थोड़ा सा, USA, UK, इंडिया में क्या है RTI के प्रोविज़न। तो इस वीडियो में अपन लोगों ने जाना कि क्या है UGC नेट का सिलेबस। तो अब हम आगे की पढ़ाई भी जल्द शुरू करेंगे। आपको पता है कि नेट एग्ज़ाम होने वाला है और आज या कल में इसके कार्ड आ जाएंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास और वीडियो आएँ। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो, किसी कहीं का पेपर आपको चाहना हो या सॉल्व करना हो, तो हम जल्द ही इस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, यू आर वॉचिंग स्टडी 16 चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।